हेलो गाइस, आई एम वनिका सिंह एंड वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। तो चलिए हम अपनी सीरीज में जो लीगल करंट अफेयर की है विद रिसेंट केस लॉ एंड लीगल प्रोविजंस, ठीक है, उनको डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज ये हमारी थर्ड क्लास है इसकी, लीगल करंट अफेयर विद केस लॉज एंड लीगल प्रोविजंस, ये थर्ड है। ठीक है, और आप अच्छे से, बहुत अच्छे से इसको कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही करते रहेंगे प्लीज़, और अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो हम इसको ऐसे ही फिर कंटिन्यू भी करेंगे। ठीक है, ओके। कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, तो चलिए इसी को कंटिन्यू करते हुए आगे का बिना टाइम वेस्ट करें आगे कंसेप्ट समझेंगे विद केस लॉज। ठीक है, जो रिसेंट रूलिंग क्या आ रही है केस सुप्रीम कोर्ट की या अनदर कोर्ट्स की, हाई कोर्ट्स की क्या क्या रूलिंग्स है, उसका उस प्रोविजन से रिलेट करके हम प्रोविजन भी पढ़ेंगे। ठीक है, और उसका अगर कोई लीडिंग केस होगा ना, उससे पहले डिसाइडेड कोई नई बात होगी, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। बस आपको क्या करना है, साथ साथ सुनते जाना है और एक तरीके से शॉर्ट नोट भी तैयार करते रहने की, जिससे कि आपका 2024 के जो नए नए केस लॉज है उनका एक शॉर्ट नोट हो जाए विद द कंसेप्ट, जो आपका कंसेप्ट है, जो रिलेवेंट कंसेप्ट है उसके साथ साथ में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट केस लॉ डिस्कस करेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का है आर्टिकल 20 का सब क्लोज 3। ठीक है, तो 20 का सब क्लोज 3 क्या कहता है, आप ये भी ध्यान में रखेंगे और रिवाइज करेंगे कि क्या कहता है। ठीक है, अभी आगे पढ़ाऊंगी, पहले बस ये बता दूं कि इस 20 के सब क्लोज 3 में को लेकर के अभी रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या बोला है। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिएगा, अभी क्या हुआ है, दिल्ली हाई कोर्ट ने, मैटर है आपका संकेत बरदेश मोदी का केस है, सीबीआई का एंड अदर्स का। ठीक है, इसमें हेल्ड पता है क्या हुआ है, इसमें हेल्ड हुआ है कि अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 20 सब क्लोज 3। ठीक है, तो 20 का सब क्लोज 3 है किस बार, किस डॉक्ट्राइन के नाम से जाना जाता है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, तो वो है आपका सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ठीक है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन के नाम से जानते हैं। 20 के 3 क्लोज होते हैं, एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ 1 में है, 2 में डबल जेओपार्डी है और 3 में हम क्या पढ़ते हैं, सेल्फ इंक्रिमिनेशन पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सेल्फ इंक्रिमिनेशन में, यहाँ पे बात बोली गई है कि एन एक्यूज कैन नॉट बी कोर्स टू रिवील और डिस्क्लोज, को एक्यूज को क्या नहीं किया जा सकता, कोर्स यानी कि पड़ताल नहीं जा सकती किसी भी तरीके की, रिवील नहीं किया जा सकता उससे किस चीज को लेकर के कि वो डिस्क्लोज करे पासवर्ड्स को। ठीक है, पासवर्ड को एक तरीके से क्या करें, मजबूर नहीं किया जा सकता किसी को भी कि पासवर्ड या एनी अदर सिमिलर डिटेल्स ऑफ द डिजिटल डिवाइस, डिजिटल डिवाइस की पासवर्ड को एक तरीके से खोलने के लिए या एक तरीके से अदर डिटेल्स को जानने के लिए जो डिजिटल डिवाइस में है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जा सकता। ये बात बोली गई थी कि इसमें कि आपको ये वाली बात कहाँ पे प्रोटेक्टेड है, ये आपका अंडर आर्टिकल 20 के सब क्लोज 3 में प्रोटेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात बोली जाती है आपकी कि एक्यूज जो है वो कोर्स नहीं किया जाएगा कि वो रिवील करे या डिस्क्लोज करे पासवर्ड या एनी अदर सिमिलर डिटेल्स ऑफ द डिजिटल डिवाइस ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन के दौरान। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको, हमने क्या बात कर ली है इसमें, सीबीआई वाले केस में, संकेत भादर्स मोदी वाले केस में बोला गया है कि एक तरीके से क्या है आपका, भद्रेश मोदी के केस में बोला गया है कि अगर एक तरीके से 20 के सब क्लोज 3 में माना जाएगा अगर आप किसी को कोर्स करते हैं डिजिटल पासवर्ड या लॉक को खोलने के लिए। ठीक है, यहाँ पे भी बात ये की गई है, जो हम बात करेंगे इसी का हिंदी रूपांतरण एक तरीके से ट्रांसलेशन है कि जो इस केस के मामले में क्या किया गया था कि उच्च न्यायालय ने एक तरीके से वहां पर क्या माना था, दिल्ली हाईकोर्ट ने संविधान की धारा 20 के तहत प्रावधानों के तहत किसी आरोपी को डिजिटल उपकरणों के पासवर्ड या किसी अन्य समान विवरण को प्रकट करने या खुलासा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ठीक है, कि यार किसी भी तरीके की जांच पड़ताल के दौरान ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, ये वाली बात हो गई। 20 के सब क्लोज 3 के बारे में बात करेंगे हम। अफर्म्स दैट नो पर्सन, कोई भी व्यक्ति या कोई मतलब नो पर्सन एक्यूज ऑफ एनी ऑफ द ऑफेंस, कोई पर्सन है जो एक्यूज है किसी भी ऑफेंस का, शैल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, कि आप उसको क्या नहीं कर सकते, कंपेल नहीं कर सकते कि अपने अगेंस्ट वो गवाही दे, विटनेस बने। ठीक है, शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस। ठीक है, शैल बी अ विटनेस कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। बातें क्लियर है तक, ये बात हो गई। आगे देखेंगे हम यहाँ पर जो ये राइट है ये क्या बात करता है कि द राइट कन्फर्ड बाय दिस आर्टिकल इज राइट विच गिव्स अ प्रिविलेज। ये क्या प्रोवाइड करता है व्यक्ति को, ये एक विशेषाधिकार प्रोवाइड करता है कि एक्यूज को किस चीज के लिए, कि वो चुप रहे, टू रिमेन साइलेंट। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है ये आपका कि किस चीज के लिए प्रिविलेज दिया गया है आर्टिकल 20 के सब क्लोज 3 में,
कि टू मतलब किसी चीज के लिए टू रिमेन साइलेंट, वो चुप रह सकता है, ठीक है, ड्यूरिंग ए ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन वेयर द स्टेट हैज नो क्लेम ऑन द कन्फेशन मेड बाय हिम, ठीक है, चुप रहने का विशेषाधिकार देता है, जबकि राज्य का उसके द्वारा ये कबूलनामे पर कोई दावा नहीं किया है, ठीक है। ये बात कहता है, देखो अगर कोई चुप है ना तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक्यूज है, उसको चुप रहने का अधिकार है, वो चुप रह सकता है। अब दूसरे व्यक्ति वो अपने खिलाफ खुद गवाही नहीं दे सकता, अब दूसरे व्यक्ति प्रूफ करेगा कि उसने वो ऑफेंस किया है या उसने वो ऑफेंस आपका नहीं किया है। क्लियर बात है? आगे देखेंगे, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्या बात है यहाँ पर हमारी, आपका आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 की बात हो गई, केस आपने पढ़ लिया है, ठीक है, सीबीआई का। आगे देखेंगे यहाँ पर इसी से रिलेटेड कुछ केस लॉज हैं जो आपको देखना है, कानून है, कुछ केस लॉज हैं, देखेंगे आपका, ठीक है। मेनका गांधी का केस है आपका, ठीक है, इसमें बोला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, क्या बात बोली थी कि जो प्रोसेस ऑफ जस्टिस है ना, आप जस्टिस दिलाओगे, ठीक है, जस्टिस दिलाना है, प्रोसेस ऑफ जस्टिस है, वो कैसा होना चाहिए, वो फेयर होना चाहिए और इक्विटी के ग्राउंड पर होना है, जस्ट फेयर एंड रीजनेबल, एंड किसके बेस पर, ये तीनों किसके रूल है आपके, ये इक्विटी के रूल है, ठीक है। कैसा होना चाहिए आपका, एक तरीके से ये 3-4 बात बोलता है, ये आपका जस्ट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, ठीक है, और आपका रीजनेबल भी होना चाहिए, ठीक है, किसी और को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, और ये सब के सब ग्राउंड्स है किसके, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इक्विटी, ये सब आपको ग्राउंड्स किसके माने जाते हैं, ये इक्विटी के, ठीक है, इक्विटी के रूल अप्लाई होते हैं यहाँ पर। तो यही है कि किस ग्राउंड पर होना चाहिए, इक्विटेबल ग्राउंड्स पर होना चाहिए, ठीक है, कि न्याय की प्रक्रिया निष्पक्ष और न्याय संगत आधार पर होनी चाहिए। न्याय की प्रक्रिया, आप न्याय दिलाएंगे तो आप एक तरीके से प्रक्रिया भी निष्पक्ष रखेंगे, किसी की भेदभाव मतलब किसी को परेशान करने वाली नहीं रखेंगे, और रीजनेबल ग्राउंड मतलब एक इक्विटेबल ग्राउंड पर रखेंगे, यानी न्याय संगत आधार पर रखेंगे, ठीक है। बात करेंगे सेल्वी का, 20 के सब क्लोज 3 का मोस्ट इंपोर्टेंट केस है आपका सेल्वी का, ठीक है। सेल्वी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्वी बनाम कर्नाटक का राज्य है, 2010 का ये मामला बहुत ज़्यादा लीडिंग रहा था ये अपने टाइम पे, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, यह माना गया कि नार्को विश्लेषण संविधान, बात बोली गई थी यहाँ पर, क्या बात बोली गई थी कि एक तरीके से जो नार्को एनालिसिस टेस्ट है ना, वो हमारा वोलेट करता है आर्टिकल 20 के सब क्लोज 3 को, ठीक है। 20 के सब क्लोज 3 में बोला गया था कि ये एक तरीके से नार्को टेस्ट जो है, इस केस में बोला गया था कि 23 का वॉयलेशन है, इसलिए नहीं किया जाता। अगर इसका वॉयलेशन हुआ तो समझ लो फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन होगा, क्योंकि आर्टिकल 23 हमारा फंडामेंटल राइट है, ठीक है। ये तो बात हो गई हमारी यहाँ तक, फर्स्ट केस पढ़ लिया है हमने, ठीक है, इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। ये सिंपल सी बात कहता है, अगर मैं बोलूँ 20 के सब क्लोज 3 में वॉयलेट की गई थी, अगर कोई किसी के डिजिटल लॉकर वगैरह को प्रेशराइज करता है, को एक तरीके से प्रदान देता है कि तुम्हें उसको खोलना है, या किसी अदर पासवर्ड को या किसी अदर इन्फॉर्मेशन को, तो आर्टिकल 20 के सब क्लोज 3 में वॉयलेट मानी जाएगी। एक आपको मैं बताती हूँ आगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, ठीक है, बस ट्रायल के बारे में बताती हूँ। कौन सा? कतर का। देखिएगा, कतर में ट्रायल चला था, ठीक है, आपको पता भी होगा ट्रायल कतर, ठीक है। तो क्या हुआ था, जो हमारे 8 पूर्व नौ सैनिक थे, रिटायर्ड थे ये, ठीक है, इनको क्या किया गया था, वहाँ पर फांसी की सजा सुनाई गई थी, ठीक है। तो इसको मैं किसी और टॉपिक में कवर कर सकती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, मेंस के लिए भी, इंटरव्यू के लिए भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है, आपका कटर कोर्ट जो है आपका हैज कमेंटेड द डेथ सेंटेंस ऑफ 8 इंडियन नेवी वेटरन्स, ठीक है, इसमें 8 उसको किया गया था, लेकिन अभी उनकी क्या किया है, रिसेंट अगर हम बात करते हैं, रिसेंट अभी उनकी डेथ पेनल्टी को कन्वर्ट करके एलआई में कर दिया है, अब डेथ पेनल्टी नहीं है। और अभी आगे देखेंगे, अभी तो केस चल रहा है कि क्या चीज़ें होंगी क्या नहीं होंगी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए आगे करेंगे। तो रिसेंटली कतर कोर्ट ने जो कमिट किया था कि मतलब डेथ सेंटेंस दे दी थी हमारे 8 इंडियन नेवी को, ऑफिसर्स को, रिटायर्ड थे वो, ठीक है, वहाँ पर काम कर रहे थे उनकी कंपनी में, धारा ग्लोबल केस के नाम से इसको जानते हैं हम, इनटू वेरेंट्स जेल टर्म्स द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर कंफर्म द कम्यूटेशन ऑफ डेथ सेंटेंस, की कतर कोर्ट ने धारा ग्लोबल मामले में 8 भारतीय नौसेना, ठीक है, पूर्व नौसेना के वो है, ठीक है, रिटायर्ड हो गए थे, ठीक है, दिग्गजों की मौत की सजा को अलग अलग जेल की सजा में बदल दिया है, अलग जेल में बदल दिया है। विदेश मंत्रालय ने मौत की सजा कम करने की पुष्टि की है, डेथ पेनल्टी को क्या कर दिया गया है, आपका कम कर दिया गया है, ठीक है, डेथ पेनल्टी को एलआई में चेंज किया गया है। यहाँ पर देखेंगे आपका कि बैकग्राउंड क्या था इसमें, तो 30 अगस्त 2022 की बात है, जो हमारे 8 इंडियन नेवी मैन्स थे वो अरेस्ट हुए थे दोहा में, ठीक है, कतर की इंटेलिजेंस सर्विस के द्वारा, ठीक है, कतर की जो इंटेलिजेंस सर्विस है उनके ऑफिसर्स ने उनको 30 अगस्त 2022 को क्या किया था, एक तरीके से अरेस्ट कर लिया था। किस बात को लेकर के अभी बताऊंगी, जिसे कर लिया यहाँ पर एक तरीके से। बाद में क्या होता है आपका
मैं बता देती हूँ, इनको इन पर आरोप लगा था, ये जिस कंपनी में थे ना, उन पर आरोप लगा था कि भाई ये इजराइल की सपोर्ट कर रहे हैं और इजराइल को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इन पर आरोप लगा था कि तुम हमारी मतलब एक तरीके से वो कर रहे हो, एक तरीके से हमारी खुफिया जानकारी इजराइल को पहुंचा रहे हो, जासूसी कर रहे हो, जासूसी का इन पर केस लगा था। तो 1 मार्च 2023 को कतर कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था इनका क्या, एक तरीके से बेल एप्लीकेशन को क्या कर दिया गया था, रिजेक्ट कर दिया गया था। 2023 की बात है आपका, 28 अक्टूबर की, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस एट कतर सेंटेंस ऑल ऑफ देम टू डेथ। 28 अक्टूबर 2023 को क्या हो जाता है आपका, कतर की प्रथम दृष्टया जो अदालत ने सभी को मौत की सजा सुना दी थी, ठीक है, डेथ पेनल्टी दे दी थी कतर को। कतर में जितने भी हमारे ये थे 8 के 8 नेवी ऑफिसर्स, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, 28 दिसंबर 2023 के बारे में बात करेंगे। द कोर्ट, ठीक है, एक तरीके से क्या हुआ, द कोर्ट ऑफ अपीलेट इन कतर, जो अपीलेट कोर्ट थी उसमें कम्यूट कर दिया है सेंटेंस को, किसमें, इनटू जेल में, मतलब एलआई में कर दिया है, डेथ पेनल्टी को एलआई में कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है, बातें क्लियर। तो इसमें अगर हम देखते हैं यहाँ पर, ये एक भारत की बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि कतर में क्या है, बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिक्टली रूल फॉलो होते हैं, कानून फॉलो होते हैं, बहुत कम वहाँ पर सज़ा को कम्यूट किया जाता है। हमारे जो डेथ को एलआई में कन्वर्ट किया है, ये बहुत बड़ी एक तरीके से भारत की एक कूटनीतिक जीत है, क्योंकि हम उनसे अपन रिश्ते भी ख़राब नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा उनसे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ठीक है, और काफ़ी सारे रिलेशन, मतलब ऑलरेडी हमारे बिगड़े हुए हैं कुछ आसपास के लोगों से, देशों से, इसलिए यहाँ पर भी हम इसको नहीं बिगाड़ सकते। और बहुत इसका मैं पूरा टॉपिक कवर करूँगी, तो उसमें मैं सारे कंसेप्ट समझाऊंगी आपको, ठीक है। आगे देखते हैं अभी क्या होता है, उनको यहाँ पे लाया जाता है इंडिया, क्योंकि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी भी हमारा उसके साथ में, ठीक है, तो क्या उनको यहाँ लाया जाएगा या सजा कम होगी, या मतलब उनको एक तरीके से दोष मुक्त कराया जाएगा, जो भी कुछ है वो केस चलेगा, तो आगे होगा, मिलेंगे आगे इसके टॉपिक को लेकर के, आगे देखेंगे। ये टॉपिक मैंने कवर करा दिया यहाँ पर, उससे आगे देखेंगे। एक केस बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा, किस चीज़ को लेकर के, कि फॉल्स प्रॉमिस टू मैरिज, झूठा वादा किया शादी करने का, और उस पर क्या केस बना देते हैं एकदम, अगर ये बात कह देते कि उसने क्या किया है, एक तरीके से रिलेशन में आए हैं, तो उस पर एक आरोप लग जाता है कि वो क्या किया गया है, रेप कमिट किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है यहाँ पर, इसी चीज़ को लेकर के जो शादी का जो झूठा वादा करते हैं, उसकी स्थिति में क्या होगा, उसकी चीज़ को हम देखेंगे, केस लॉज के साथ में डिस्कस करेंगे, और मैं इसको एक और चीज़ से रिलेट करूँगी। अब क्या इसका प्रोविजन आया है हमारे बीएनएस में, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता में हमारा क्या प्रोविजन है उसको डिस्कस करूंगी। अब से पहले कहीं स्पेसिफिक था या नहीं था उसको भी मैं बताऊंगी, ध्यान से सुनते चलेंगे चीज़ों को एकदम अच्छे से। देखिएगा, पोजीशन ऑफ फर्स्ट प्रोमिस टू मैरिज, देखिए बात क्या आती है यहाँ पर, यहाँ पर क्या किया जाता है, जस्टिस अभय एस ओका है और आपके पंकज मित्तल है, इन्होंने हेल्ड किया है अभी रिसेंटली कि एन एलिगेशन दैट द फिजिकल रिलेशनशिप, ठीक है, was maintained due to false promise given by the appellant to marriage without basis as their relationship led to solemnize of marriage। ये क्या बात करते हैं इन्होंने, जो हमारे न्यायमूर्ति अभय एस ओका और पंकज मित्तल ने हाल ही में क्या माना है कि अपीलकर्ता द्वारा शादी के झूठे वादे के कारण शारीरिक संबंध बनाए रखा गया था निराधार है, क्योंकि उनके रिश्ते के कारण विवाह संपन्न हुआ। देखिएगा, यहाँ पर यही बात की गई है, एक तरीके से बोला गया कि कोई भी एलिगेशन है जो फिजिकल रिलेशनशिप मेंटेन किया गया था, किस वजह से, कि वहां पर प्रॉमिस किया था शादी करने का, फर्स्ट प्रॉमिस गिवन बाय द एपिलेंट टू मैरिज विदाउट बेसिस एज देयर रिलेशनशिप लेड टू सोलमनाइज ऑफ मैरिज, ठीक है। वो क्या है आपका, एक तरीके से संबंध बनाए रखने की बात की गई थी कि निराधार है, क्योंकि उनके रिश्ते के कारण विवाह संपन्न हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इसी चीज को लेकर के बात बोली गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया था, एक तरीके से ये केस कौन से केस में ये बात कही गई थी कि क्या हो जाएगा आपका, कि रिलेशनशिप लेड टू द सोलमनाइज ऑफ मैरिज क्या है आपका, बिना बेसिस के, उसमें कोई बेस नहीं बनता है वहां पर, वो बिल्कुल निराधार है, ठीक है, इस चीज को लेकर के। तो यहाँ पर जो है आपका ये केस है, अजीत वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस है, इसमें हेल्ड हुआ था। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आईपीसी में इससे रिलेटेड क्या प्रोविजन है, तो यहाँ पे देखिएगा कहीं पर डिफाइन नहीं है ये आईपीसी में, एग्जैक्ट आईपीसी में कहीं स्पेसिफिक डिफाइन नहीं है, ठीक है, नोवेयर डिफाइन, कहीं पर भी ये डिफाइन स्पेसिफिक है नहीं, लेकिन हाँ उससे रिलेटेड क्या प्रोविजन आता है उसको देखेंगे डिफाइन, ठीक है, कहीं पर डिफाइन नहीं है ये, तो हम देखेंगे कि having sexual intercourse by an employing deceitful means rather it is dealt with by two provisions। अगर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है किसी एक तरीके से धोखे से प्रवंचना से किया जाता है वहां पर, तो हम उसमें 370 पढ़ते ही हैं, 375 और आपका सेक्शन 90।
375 रेप के बारे में बात करता है, सेक्शन 90 बात करता है जब किसी की कंसेंट ले ली जाती है। कंसेंट भी कैसे, क्योंकि इस वाले मैटर में कंसेंट बहुत ज़्यादा एक तरीके से डिसाइडेड फैक्टर होता है कि कंसेंट थी या कंसेंट नहीं थी। तो एक तरीके से अगर 90 में कंसेंट दी जाती है तो कंसेंट होने के बावजूद भी कंसेंट नहीं मानी जाती, क्योंकि अगर कोई कंसेंट फियर या मिसकंसेप्शन में दी जाती है तो वो कंसेंट की कैटेगरी में नहीं आती है। कंसेंट नॉट टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन। कोई भ्रम की स्थिति में या भय की स्थिति में कोई देता है तो वो आपका क्या होता है, एक तरीके से वो कंसेंट की कैटेगरी में नहीं आता है, मना किया गया है वहाँ पर। एक यहाँ पर बात आती है, एक आपका एक केस आया था 2022 में, इसका लीडिंग केस था सुप्रीम कोर्ट का, मंदार दीपक पावर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस था। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या बात आई थी आपका, यहाँ पर एक बात आई थी कि देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन फॉल्स प्रॉमिस टू मैरिज और ब्रीच ऑफ प्रॉमिस। यहाँ पे दो बात आती है। एक तो क्या बात थी आपका, एक बात ये थी कि जो आपका फॉल्स प्रॉमिस होती है टू मैरिज वो अलग चीज़ है और ब्रीच ऑफ प्रॉमिस अलग चीज़ है। तो फॉल्स प्रॉमिस टू मैरिज क्या है, फॉल्स प्रॉमिस टू मैरिज ये है कि उसकी इंटेंशन पहले से ऐसी है कि रिलेशन क्रिएट करना है बट उससे शादी नहीं करना है, ठीक है। वो तो हो गई फॉल्स प्रॉमिस की, मतलब पहले से इंटेंशन है, उसको पता है कि हाँ एक तरीके से शादी तो नहीं करनी है लेकिन हाँ रिलेशनशिप उसके साथ रखना है, ठीक है। वो तो हो गया आपका फॉल्स प्रॉमिस। लेकिन ब्रीच ऑफ प्रॉमिस क्या, या ब्रीच ऑफ प्रॉमिस ये था कि हाँ इंटेंशन थी उसको करने की कि हाँ शादी की जाएगी, लेकिन किसी ड्यू टू एनी रीजन्स, किसी रीजन से क्या किया गया है, वो परिस्थिति मतलब परिस्थितियाँ हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती है, वो प्रॉमिस का क्या हो गया, ब्रीच हो गया, ठीक है। वो प्रॉमिस पूरा नहीं हो पाया, दोनों में डिस्टिंक्शन है, ठीक है। ये वाली बात हो गई। अब हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, ये सारी वही बातें जो मैंने इंग्लिश में पढ़ाई है सेम वही हिंदी में लिखी हुई है, ठीक है। 90 की, 375 की, ठीक है। और मंदार दीपक पवार वाला केस है, ये भी सब चीज़ वही होती है। शादी का झूठा वादा और वादा खिलाफी के बीच अंतर होता है। वादा खिलाफी अलग होती है और झूठा वादा करना अलग बात होती है, ठीक है। झूठा तो ये है कि आपकी इंटेंशन ही नहीं, आप उसको करेंगे नहीं। वादा खिलाफी ये होती है कि आपने प्रोमिस तो कर लिया है, ठीक है, लेकिन वो पूरा नहीं कर पाए किसी रीजन की वजह से। और मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं आपको जो भी लेटेस्ट हमारी BNS आई है, भारतीय न्याय संहिता, उसमें ये क्या प्रोविजन दिया गया है, क्यों ये इतना अब इम्पोर्टेंट हो चुका है, तो देखिएगा इसमें स्पेसिफिक बोला गया है। सेक्शन 69 बात करता है इसका, कौन सा है आपका, सेक्शन 69 प्रोवाइड्स करता है पनिशमेंट किस चीज के लिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसाइडफुल मीन्स, ठीक है। एक तरीके से क्या किया जा रहा है, डिसाइडफुल मीन्स होता है वो करना, कपट करना, किसी का धोखा देने वाली चीज, ठीक है, किसी तरीके से। तो कपटपूर्ण साधनों का उपयोग करके यौन संबंध बनाने के लिए दंड का प्रावधान करती है। कौन सी धारा करती है, 69 करती है। ये क्या बात करती है इसको देखेंगे, और इसमें क्या पनिशमेंट है हमारी BNS में वो देखेंगे, देखिएगा। क्योंकि जब कोई कानून तब बनता है जिसकी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है, और ये केस बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, ठीक है, और इस तरीके से इसकी जरूरत पड़ी तो ये धारा आई है यहाँ पर आपकी, ठीक है। ये स्टेट्स क्या करता है, क्योंकि जो भी ये बात करता था सीधा 375 में आ जाता था वो, लेकिन ये 375 का मैटर नहीं है यहाँ पर, ठीक है। क्यों नहीं है अभी बताऊंगी यहाँ पे। इस स्टेट द हुएवर बाय डिसाइडफुल मीन्स, कोई डिसाइडफुल मीन्स से एक तरीके से प्रवचना वगैरह करके या बाय मेकिंग प्रोमिस, या एक तरीके से प्रोमिस करता है, वादा करता है महिला के साथ टू मैरी, शादी करने का। बट बात किस चीज की आएगी, बट क्या, शादी करने का वादा तो कर लिया बट विदाउट एनी इंटेंशन, मेन टर्मिनोलॉजी है विदाउट एनी इंटेंशन, ठीक है। विदाउट एनी इंटेंशन, कैसी इंटेंशन, क्या करने के लिए, फुलफिलिंग द सेम, ठीक है। यानी प्रॉमिस किया बट पूरा करने की नियत से नहीं किया कि मुझको पूरा करूंगा, बस कर लिया, झूठा वादा, ठीक है। हैज सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हर, और क्या होता है वहां पर, उसकी वजह से, उसकी प्रवर्तना की वजह से सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, ठीक है। सच सेक्सुअल इंटरकोर्स नॉट अमाउंटिंग टू द ऑफेंस ऑफ रेप, मैंने इसलिए बोला था ना कि देखो इस तरीके का ये रेप की कैटेगरी में तो आएगा नहीं, ठीक है। क्यों, क्योंकि प्रोमिस बेशक मतलब झूठा किया गया हो लेकिन वो रेप वाली कैटेगरी में नहीं आएगा, स्पेसिफिक इसलिए प्रोविजन बना दिया गया है। यहाँ पे लिखा गया कि ये आपका इस तरीके का किया गया कार्य है 375 में तो नहीं आएगा, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि 375 में नहीं आएगा तो उसकी कोई पनिशमेंट भी नहीं होगी या उसके लिए कोई प्रोविजन नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए स्पेसिफिक प्रोविजन दिया गया है यहाँ पर, शैल बी पनिश विद, क्या चीज के लिए, किस चीज के लिए पनिश होगा, शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट, कितनी सजा मिलेगी, प्लस फाइन भी होगा, देखिएगा, विच में एक्सटेंड टू, इम्प्रिजनमेंट कितनी है यहाँ पर, 10 साल की, ठीक है, 10 years,
10 ईयर्स की सजा दी गई है, स्पेसिफिक ऑफेंस बना दिया गया कोई इस तरीके से अगर करता है, ठीक है। 10 ईयर्स एंड प्लस फाइन ऑल्सो, प्लस फाइन और लिखा होता है तो ये क्या, तो सजा या आपका फाइन, लेकिन एंड है तो दोनों चीजें, पनिशमेंट भी मिलेगी और आपका क्या हो जाएगा, फाइन भी हो सकता है, 10 साल तक एक्सटेंड हो सकती है, ठीक है। मिनिमम 10 ईयर्स नहीं होगा, एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, ठीक है, ठीक है। ये बात हो गई जो एक्सटेंड हो सकता है कहाँ पर, विच में एक्सटेंड टू, फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स एंड लाइबल टू फाइन। ये तो हो गया हमारा यहाँ तक, आपके तीन आपकी करंट केस कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चलेंगे 4 पर। 4 है आपका किससे रिलेटेड, आर्म्स एक्ट से लेकर रिलेटेड 1959 का, ठीक है। 1959 का है यहाँ पर, देखिएगा सुनील दत्त त्रिपाठी का केस है आपका, सुनील दत्त त्रिपाठी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस है, थ्रू सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट, ठीक है, और आपका एंड अदर्स, ठीक है, एंड अदर्स डिपार्टमेंट की यहाँ से आपको बात करेंगे, इसका क्या केस का क्या हुआ था इसमें, इसके बारे में देखेंगे। देखिएगा यहाँ पे बात करते हैं आर्म्स एक्ट किस लिए होता है, कि आर्म्स को किस तरीके से रेगुलेट किया जाएगा, इसलिए एक्ट बनाया गया था। तो इसी को लेकर के यहाँ एक नई बात आई है सुनील दत्त त्रिपाठी वाले केस में, कि हेल्ड हुआ है कि लाइसेंस कंडीशन आर नॉट वॉयलेट, कि लाइसेंस की कंडीशन वॉयलेट नहीं होती है अगर, कब, वेल पिस्टल जो है आर फायर फॉर द पर्पज ऑफ सेल्फ डिफेंस। मेन बात क्या है, सेल्फ डिफेंस। ये बात कहता है कि देखिएगा पिस्टल या तो लाइसेंस, जब आप लाइसेंस कोई वो रखते हैं, आप हथियार आर्म्स रखते हैं तो उसके कुछ कंडीशंस होती हैं, अगर वो कंडीशन क्या हो जाती हैं, वॉयलेट हो जाती है तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है, ठीक है। बातें क्लियर, लाइसेंस कैंसिल हो जाता है तो अब क्या हुआ, इसमें एक कंडीशन आई कि किसी व्यक्ति ने अगर सेल्फ डिफेंस में फायर किया है तो क्या उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा या नहीं होगा, उसी बात को बोला गया है कि लाइसेंस कंडीशन वॉयलेट नहीं होती है अगर कोई व्यक्ति अपने सेल्फ डिफेंस में कोई फायर करता है तो नहीं होती है, और ये फिर ऑफेंस की कैटेगरी में भी नहीं आता। कौन से ऑफेंस की, जो सेक्शन 30 बताता है उस ऑफेंस की, ठीक है। सेक्शन 30 ऑफ आर्म्स एक्ट 1959, 30 में इसके बारे में कंडीशंस बता रखी हैं कि अगर कोई व्यक्ति इन कंडीशंस का ब्रीच करता है तो वो उसका लाइसेंस रद्द हो जाता है, ठीक है, लाइसेंस उसका खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बोला कि ये कंडीशन नहीं है 30 की। बातें क्लियर, आगे देखेंगे। अगर कोई इस तरीके से मैं बताऊं, जो अभी मैंने 30 बोला कि 30 में अगर कोई कंडीशन वॉयलेट कर रहा है, ये तो है नहीं, फायर करना सेल्फ डिफेंस में बिल्कुल भी नहीं है, देखो, ठीक है। तो इसकी पनिशमेंट क्या है, 30 में अगर कोई कंडीशन वॉयलेट करता है तो 6 महीने या फाइन हो सकता है 2000 रुपये का, ठीक है, 6 मंथ या 2000 रुपीज़, ओके। ये यहाँ पे लिखा हुआ है दोनों में, 6 महीने जुर्माना 2000 रुपये, ठीक है। इसके लिए हम एक सेक्शन डील करते हैं किससे, 286 का, ठीक है। सेक्शन 286 से आपका आईपीसी का जो डील विद करता है नेग्लिजेंट कंडक्ट विद रेस्पेक्ट टू एक्सप्लोजिव सब्सटेंस। एक्सप्लोजिव सब्सटेंस जो होते हैं हमारे, ठीक है, विस्फोटक पदार्थ जो होते हैं उनके संबंध में आप अगर रख रहे हैं, लाइसेंस है तो, लेकिन आप कोई लापरवाही नहीं बरतेंगे, उससे किसी की क्या हो सकती है, जान को खतरा हो सकता है। इसलिए आप कोई भी किसी भी तरीके की नेग्लिजेंट कंडक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ये बात हो गई, अगर करेंगे तो उसमें आपको पनिशमेंट मिलेगी। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, वो आपका पॉइंट नंबर 5, ठीक है। 5 कहता है डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में, कंप्लेंट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में। देखिएगा रिसेंटली केस हुआ है बॉम्बे हाई कोर्ट का, देखिएगा बॉम्बे हाई कोर्ट का है आपका, ठीक है, मैटर ऑफ मिसेस जेबा मोहसिन पठान वर्सेस एट द रेट जेहा आसाक का केस है ये आपका, पठान का, एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। यहाँ पर केस आया है आपका ये, ठीक है, जेबा मोहसिन पठान एट द रेट जेहा इशाक पठान और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य का मामला है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया है, ठीक है। बॉम्बे हाई कोर्ट का इसने हेल्ड हुआ है कि कोई कंप्लेंट है, अगर अ कंप्लेंट फाइल्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जिसको हम इन शॉर्ट बोलते हैं डीवी एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ठीक है। अगर किसी की मदर इन लॉ ने फाइल की है बाय अ मदर इन लॉज, ठीक है, किसकी मदर इन लॉज ने की है, किसके अगेंस्ट की है, अपनी बहू के, डॉटर इन लॉज, ठीक है, इज मेंटेनेबल, तो क्या वो मेंटेनेबल है। अगर कोई मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ के अगेंस्ट
डीवी में कोई कंप्लेंट करती है तो क्या वो मेंटेनेबल होगी? तो क्या होगी या नहीं होगी? यस होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये इस पर भी एप्लीकेबल होता है, ठीक है, अगेंस्ट हर डॉटर इन लॉ, ठीक है। तो ये बात की गई है कि ये माना गया है कि घरेलू हिंसा में महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम जो है आपका प्रावधानों के तहत एक सास द्वारा अपनी बहू के खिलाफ दायर गई शिकायतें सुनवाई योग्य है। सास भी अपने बहू के अगेंस्ट क्या कर सकती है? शिकायत कर सकती है डीवी एक्ट में। बातें क्लियर? अब हम पढ़ेंगे इसी का सेक्शन आता है 12, सेक्शन 12, ठीक है। सेक्शन 12 जो है डीवी एक्ट का, ये कहता है कि एन एग्रीड पर्सन और प्रोटेक्शन ऑफिसर और एनी अदर पर्सन इन बिहाफ ऑफ द एग्रीड पर्सन में प्रिवेंट एन एप्लीकेशन द मजिस्ट्रेट। देखिए एक तरीके से क्या बात करेंगे हम यहाँ पर कि ये बात करता है कि एग्रीड पर्सन और अ प्रोटेक्शन ऑफिसर या एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ एग्रीड पर्सन में फाइल एन एप्लीकेशन, क्या है वो आपका क्या कर सकते हैं? एप्लीकेशन कर सकते हैं टू द मजिस्ट्रेट सीकिंग वन और मोर रिलीफ अंडर दिस एक्ट, ठीक है। एक तरीके से क्या है यहाँ पर ये बात करता है सिंपल कि जो कोई व्यक्ति पीड़ित है, ठीक है, वो पीड़ित व्यक्ति क्या कर सकता है? पीड़ित व्यक्ति भी खिलाफ शिकायत कर सकता है, या कोई प्रोटेक्शन ऑफिसर वो भी कर सकता है, या उस पीड़ित व्यक्ति के बिहाफ पर, ठीक है, पीड़ित व्यक्ति के बिहाफ पर कोई और व्यक्ति भी क्या कर सकता है? मतलब यहाँ पर एप्लीकेशन अपनी ला सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया है? अपने 5 मोस्ट इंपोर्टेंट केस लॉज विद लीगल प्रोविजंस, ठीक है, आपको डिस्कस कर लिए हैं जो आपके बिल्कुल हर काम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। आप इसको अच्छे से तैयार करेंगे, ओके, अच्छे से पढ़ेंगे। कुछ चीज़ नहीं समझ में आएगी आप वो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टारगेट फॉर IQ।